अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि किसी से इंतकाम की नहीं बल्कि कौम की खुशहाली की तमन्ना है। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ ने 4 साल बाद वतन वापसी पर अपना मुस्तकबिल का रोड मैप बता दिया। मीनार पाकिस्तान पर तारीखी इज्तिमा से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारों और सियासी जमातों को कौम के साथ मिलकर काम करना होगा। मजीद कहा कि हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए बगैर तरक्की मुहाल है। बोले बगल में छुरी मुंह में राम राम नहीं आता। जख्म इतने लगे हैं कि वो भरते भरते वक्त लगेगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए, इनके घरों में खुशियां आ जाए, इनके घरों में खुशहालियां आ जाए, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जले, इनको रोजगार मिले। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी की है। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा, फिर सबको मिलकर काम करना होगा। मिलकर मैं आपको पिछले 40 साल का निचोड़ बता रहा हूँ, निचोड़। इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और भी ताकत और तौफीक दे, ये खिदमत का सफर जारी रख सके। नवाज शरीफ कहते हैं हमसायों के साथ लड़ाई करके हम दुनिया से अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। लाहौर जलसे से खिताब में कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए बावकार तरीके से तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा आप भी जानिए। लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते, हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा, बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा, तदबीर के साथ बढ़ना होगा। अगर ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा ना होता तो आज मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता, जिसको इंडिया भी राह देता और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के साथ, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, हम मिलकर तरक्की कर। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने तकरीर के आगाज में अपने खानदान के मरहूमीन को याद किया। कहा वालिद, वालिदा और अहलिया का इंतकाल हुआ जिन्हें कब्र में भी ना उतार सका और कलसूम नवाज की तबीयत खराब थी। जेल हुकाम से दरख्वास्त की कि एक बार बात करवा दें, फोन होते हुए भी बात ना करवाई गई। मरियम साथ वाले सेल में थी, उससे भी मिलने तक ना दिया गया। तो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं, वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालिदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहाँ इतला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इतला मिलती है। जेल खाने के सुपरिटेंडेंट से पूछो, मैं उसकी मिन्नतें समाजतें करता रहा। मैंने कहा देखो तुम्हारे मेज के ऊपर 2 फोन पड़े हैं, ये 2 मोबाइल पड़े हैं, ये 2 लैंडलाइन पड़ी है, यार तुम एक छोटी सी कॉल मिला के मेरी बात करा सकते हो, करा दो। कहने लगा हमें इजाजत नहीं है, बात नहीं कराई। 4 साल बाद वतन वापसी, जलसा गाह में जज्बाती मनाजिर देखे गए। स्टेज पर नवाज शरीफ ने मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को देर तक गले लगाए रखा। तीनों आबदीदा थे। मरियम नवाज ने वालिद को माथे पर बोसा भी दिया। लीगी रहनुमाओं से गर्मजोशी से मिले। कारकुनों का जोश जज्बा भी दीदनी था। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, महंगाई पर तफसीली बातचीत की। तारीखी जलसे से खिताब में कायद मुस्लिम लीग ने अपने दौर की याद ताज़ा कर दी। बोले हमारा बयानिया देखना है तो मेट्रो, मोटरवे और ऑरेंज लाइन के मंसूबे देख लो। नवाज शरीफ तारीखी जलसे से खिताब करने आए तो अपने दौर के तमाम काम याद दिलाए। बिजली मैंने तो महंगी नहीं की, बिजली नवाज शरीफ ने महंगी नहीं की, नवाज शरीफ ने सस्ती की। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों अवाम तक पहुंचाया। मीनार पाकिस्तान के जलसे में कायद मुस्लिम लीग बिजली का बिल भी अपने साथ ले आए। चीनी की कीमतों ने चंद सालों में अवाम की कमर ही तोड़ डाली। मियां साहब बोले हमारे दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी और आज 200 रुपए तक पहुंच गई। चीनी महंगी होती चली जा, हमारे जमाने में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितने की है? मैं तो 50 रुपए पे छोड़ के गया था, आज कितनी है? 200 की है। नवाज शरीफ ने आज की महंगाई का अपने दौर की अच्छाई से खूब मवाजना किया। मुझे भाई ये
नवाज शरीफ को इसलिए निकाला था आपने, और पाकिस्तान ने, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था उस जमाने में, G20 में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। पेट्रोल की कीमतों और डॉलर की ऊंची उड़ान पर भी बात करना ना भूले। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी पर जहां लीगी रहनुमा और कारकुन पुरजोश हैं, वहीं मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी उनका खैर मकदम किया। सोशल मीडिया पर वेलकम करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, सियासी रहनुमाओं की जानिब से खैर मकदम। काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात ने बयान में कहा, मुल्क को यकजहती और मफाहमत की जरूरत है। नवाज शरीफ ईशत बहाल करने और महंगाई खत्म करने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को वेलकम कहा। सोशल मीडिया पर लिखा, जबरो तसल्लुत लंबे अरसे तक किसी मुहिब्बे वतन के अपने मुल्क आने का रास्ता नहीं रोक सकता। वतन वापसी पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। एयरपोर्ट पहुँचने पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने नवाज शरीफ से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने चले गए। जो कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो देख लें। मरियम नवाज का जलसे से खिताब बोली, नून से शीन निकालने की ख्वाहिश रखने वाले देख लें कि दोनों साथ खड़े हैं। मैंने आपको ये बताना था कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने चले गए, देख लो। वो आज अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे कि जिसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो आज आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी, तो देख लो अल्लाह के फजल से नून भी ये खड़ी है, शीन भी ये खड़ी है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ कौम के जख्मों पर मरहम रखने आ गए हैं, अब कौम की तकदीर बदलेगी। जलसे से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने हर बार कौम की तकदीर बदली है तो इक़्तिदार से हटाया गया। नवाज शरीफ ने कौम के लिए जेलें काटी लेकिन सब्र किया। बोले 76 साल में कभी इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। जितने लोग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जमा हुए हैं, ये कौम का बेटा आ गया है और यहाँ पर कौम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए। बुजुर्गों, भाइयों और जवानों, बहनों, नवाज शरीफ आ गया है। पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी। नवाज शरीफ ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ जिसने जेलें काटी हैं, सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, ठाठे मारता वो समंदर इस बात की गवाही दे रहा है। पाकिस्तान की तारीख में, मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी। नवाज शरीफ आज रिहाइशगाह पर मुकम्मल आराम करेंगे। मजीद जानते हैं फातिमा शराजी से, जो इस वक्त जाती उमरा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। फातिमा, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं आप जाती उमरा की इस वक्त, क्योंकि आज तो सियासी एक्टिविटीज़ नहीं हैं। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आज अपनी रिहाइशगाह पर पहली सुबह है, पहला दिन है और जाती उमरा की अब रौनकें बहाल हो चुकी हैं। लेकिन आज जलसा गाह के बाद जो है 22 अक्टूबर को बहुत ज़्यादा सुनसान है, क्योंकि आज मुकम्मल तौर पर आराम रखा गया है, रेस्ट डे रखा गया है। जितने भी लीगी कारकुनान हैं, लीगी रहनुमा हैं, वो आज आराम करेंगे। और अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो आज वो सिर्फ और सिर्फ अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलेंगे, कि कोई भी ऐसी सियासी बैठक नहीं होगी और आज वो सिर्फ आराम पाएंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो कल वतन वापस आए थे और उन्होंने जलसे से खिताब किया था। एक कौम की उम्मीद बनकर आए हैं और महंगाई का तोड़ लेकर आए हैं। वो लाहे अमल क्या होगा वो आने वाली सियासी बैठकों में हमें पता चलेगा और इनका इलेक्शन के हवाले से अगला लाहे अमल क्या होगा ये भी तब पता चलेगा। आज अपनी रिहाइशगाह में आराम करेंगे और सियासी मुलाकातें आज
फातिमा शराजी लाहौर से अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करेंगे इसराइली बर्बरियत की। इसराइल ने गजा को बर्बाद करने की ठान ली। 14 रोज के दौरान गजा पर कई हजार टन बम गिरा दिए। हंसता बसता शहर मलबे का ढेर बन गया। 14 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। शहादतों में मुसलसल इजाफा भी जारी है। इसराइल ने मगरबी किनारे के पनाह गुज़ीन कैंप में मस्जिद को भी निशाना बनाया। 13 अफराद शहीद हो गए हैं। गजा में शहादतें 4,500 से तजावुज़ कर चुकी हैं। 1800 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं और फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक शहादतों में 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। हमास ने खबरदार किया कि अगर इसराइल ने ज़मीनी रास्ते से गजा पर हमला किया तो हमारा 7 अक्टूबर को हमला भूल जाएगा। गजा में तबाही के मनाजिर ने जंग अजीम दोम को भी भुला दिया। ताहद निगाह तबाह इमारतें, मलबे का ढेर, उठता धुआं, आहें और सिसकियां। गजा में बेघर अफराद की तादाद दुनिया में पनाह गुज़ीनों का दूसरा सबसे बड़ा बहरान बनकर सामने आ गई। 14 लाख शहरी इसराइली हमलों के बाद बेघर हो चुके हैं। बच्चे और औरतें इमदाद के बगैर पनाह की तलाश में दरबदर हैं। गजा पर इसराइल के वहशतनाक हमले मुसलसल जारी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 400 अफराद अबदी नींद सो गए। इसराइल ने मगरबी किनारे में जनन कैंप को भी निशाना बनाया। मस्जिद पर हमले में 13 अफराद शहीद हो गए। हमास ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर उसने जमीनी हमला शुरू किया तो वो हमास के 7 अक्टूबर के हमलों को भी भूल जाएगा। इसराइल के गजा पर हमलों के बाद 14,000 जख्मी इलाज मुआवजे की सहूलत से भी महरूम हो गए। इसराइल ने शहर का मुकम्मल मुहासरा कर रखा है। गजा के अस्पतालों समेत पूरी गजा की पट्टी में इंसानी अलमिया जारी है। लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह ने इसराइली अहदाफ को निशाना बनाना तेज कर दिया है। इसराइल ने वहशियाना जवाबी हमले करके हिजबुल्लाह के 6 फौजी शहीद कर दिए हैं। लबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह ने इसराइल को उलझा लिया। इसराइली अहदाफ पर चुन चुन कर टैंक शिकन हमले जारी। इसराइल ने जवाबी कार्रवाइयों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को अंधाधुंध निशाना बनाया। हिजबुल्लाह तर्जुमान के मुताबिक इसराइली हमलों में उसके 6 अरकान की जान चली गई। उनका कहना था कि 2 हफ्ते की जंग में उनके 19 फौजियों ने जाम शहादत नोश किया। इसराइल का कहना है कि लबनान से उसके फौजियों पर टैंक शिकन रॉकेट से हमला किया गया था। लबनान की सरहद के करीब इस्लामिक जिहाद और इसराइली फौज के दरमियान भी झड़पें हुई। हमलों में इस्लामिक जिहाद का एक कारकुन शहीद हो गया। गजा के अस्पताल में मिसाइल हमले का इसराइली झूठ बेनकाब। कतर और तुर्की के बाद रूस ने भी इसराइल का दावा झूठ करार दे दिया। रूसी मीडिया ने इसराइल की जानिब से जारी करदा ऑडियो और वीडियो को एडिट शुदा करार दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक हकीकी फुटेज से वाज़ेह है कि गजा अस्पताल पर इसराइल ने बमबारी की। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा बोले अमरीका बता सकता है कि गजा के अस्पताल पर बमबारी किसने की। गजा पर इसराइली बमबारी में 12 साला फ़लस्तीनी यूट्यूबर बरोनी अलदूस भी शहीद हो गए हैं। ओनी अलदूस की ख्वाहिश थी कि वो बड़े यूट्यूबर बने और उनके 1 लाख सब्सक्राइबर बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओनी के तमाम घर वाले भी इसराइली बमबारी में शहीद हो चुके हैं। हजारों सब्सक्राइबर रखने वाला 12 साला फ़लस्तीनी यूट्यूबर इसराइली बमबारी में शहीद। 12 साला ऊनी अलदोस ने गजा पर हालिया इसराइली जहारियत के आगाज से कुछ अरसे कबल यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया था, जहां वो गेमिंग की वीडियोस अपलोड करते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक मशहूर यूट्यूबर बने। ऊनी अलदोस के यूट्यूब चैनल पर 31,000 से ज़ायद सब्सक्राइबर हैं, जिस पर वो सिर्फ और सिर्फ 11 वीडियोस शेयर कर सके। ऊनी अलदोस का ख्वाब था कि उनके 1 लाख से ज़ायद फॉलोवर हो जाएं, लेकिन वो गजा पर ताज़ा तरीन इसराइली हमलों में शहीद हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऊनी अलदोस के तमाम घर वाले भी इसराइली बमबारी में शहीद हो चुके हैं। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे जारी। लंदन में 1 लाख लोगों का मार्च। अमरीका, जर्मनी, स्कॉटलैंड, मलेशिया, कीनिया, काबुल समेत दीगर कई ममालिक के शहरों में भी लोग इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने गजा पर सहूनी फोर्सेस के मजालिम बंद करने का मुतालबा कर दिया। दुनिया के एक बार फिर अहले फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे। लंदन में 1 लाख अफराद का मार्च फॉर फ़लस्तीन मार्च। कीनिया, काबुल, स्कॉटलैंड समेत दीगर कई ममालिक के शहरों में भी लोग इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इसराइल की दरिंदगी के खिलाफ दुनिया भर के लोग सरापा एहतजाज। काबुल में वजीर अकबर खान में हजारों अफराद ने फ़लस्तीन की हमायत में रैली निकाली। स्कॉटलैंड के शहर एडनबर्ग में फ़लस्तीन की हमायत में मुजाहिरा हुआ। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन रिहाई तक जमे रहे। कीनिया के शहर मंबासा में सहूनी फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। नीदरलैंड में भी मुस्लिम कम्युनिटी
نے فلسطین کے حق میں احتجاج کیا، مارچ کیا۔ اہل غزہ پر صہیونی فورسز کی جانب سے مظالم بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قیدیوں کے تبادلے کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے دعوے کے مطابق مذاکراتی عمل میں قطر بھی شامل تھا۔ 50 قیدیوں کی رہائی کا امکان تھا۔ حماس نے جنگ بندی اور اسرائیل کی جانب سے پانی کی سپلائی بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کے انکار کے باوجود حماس نے امریکی شہریوں کو انسانی بنیادوں پر رہا کر دیا ہے۔ اسرائیلی جارحیت پر مغربی میڈیا کی دوغلی پالیسی۔ رفح کراسنگ پر مصری خاتون نے CNN کی رپورٹر کو آئینہ دکھا دیا۔ مصری خاتون بولیں، غزہ میں کتنے بچے مر رہے ہیں، کہاں ہے انسانیت؟ آپ لوگ متعصب اور جھوٹے ہیں۔ اسرائیل کی بمباری کے بعد غزہ کی صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے۔ سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی سینیٹر لینڈسے گراہم سے ریاض میں ملاقات، مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ملاقات میں غزہ میں جاری فوجی کشیدگی کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی، جس میں کشیدگی کو فوری طور پر روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ضرورت پر زور دیا گیا تاکہ خطے میں امن کو بحال کیا جا سکے۔ اور اب ذکر ورلڈ کپ 2023 کا، جس کے 20ویں میچ میں جنوبی افریقہ نے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو 229 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی۔ انگلینڈ کی ٹیم 400 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 170 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ انگلینڈ کے مارک ووڈ 43 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ جنوبی افریقہ کے جیرلڈ کوٹزی 3، لونگی نگیڈی اور مارکو جینسن نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ چوکے چھکے اور وکٹوں کی برسات، جنوبی افریقی ٹیم آئی اور چھا گئی۔ ورلڈ کپ 2023 کے 20ویں میچ میں جنوبی افریقہ نے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو 229 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی۔ انگلینڈ کی ٹیم 400 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 170 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ افریقہ کے کوئنٹن ڈی کاک 4، ریزا ہینڈرکس 85 اور ریزی وین ڈوزن 60 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ ایڈن مرکرم نے 48 اور ہینرچ کلاسن نے 109 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ انگلینڈ کی جانب سے عادل رشید نے 2 اور ریکی ٹاپلی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ انگلینڈ کے مارک ووڈ 43 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ ایٹنگز 35، ہیری بروک 17 اور کپتان جوز بٹلر 15 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے کیرالڈ کوزی 3 جبکہ لنگی نگدی اور میکرو جینسن 2 کھلاڑی کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مین آف دی میچ جنوبی افریقہ کے ہینرچ کلاسن قرار پائے۔ ورلڈ کپ کا ٹاکرا، سری لنکا نے نیدرلینڈز کو 5 وکٹ سے شکست دے کر پہلی کامیابی اپنے نام کر لی ہے۔ سدھیر اسمر وکرما 91 رنز بنا کر نمایاں رہے ہیں اور نیدرلینڈز کی طرف سے آریان دت نے 3 وکٹس حاصل کی ہیں۔ کفر ٹوٹ ہی گیا خدا خدا کر کے۔ ورلڈ کپ کے 19ویں میچ میں سری لنکا نے نیدرلینڈز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر بالآخر فتح کے سفر کا آغاز کر دیا۔ سری لنکا کی اننگز کی خاص بات سدھیرا سمرا وکرما کی 91 رنز کی ناقابل شکست اننگز رہی۔ دیگر کھلاڑیوں میں پاتھم ناسنکا 54، چرت اسلنکا 44، دھننجیا ڈی سلوا 30 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہے۔ نیدرلینڈز کی طرف سے آریان دت نے 3، پال وین میکرن اور کولن ایکرمن 1 سری لنکن بیٹر کو پویلین بھیجنے میں کامیاب رہے۔ نیدرلینڈز کے سائبرینڈ این جلبرٹ 70 اور لوگن وین بیک 59 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے۔ سری لنکا کے دلشان ودشنکا اور کسن راجاتھا نے 4 وکٹیں حاصل کی جبکہ مہیش تھیکشانا کے حصے میں 1 وکٹ آئی۔ سری لنکا کی میگا ایونٹ میں یہ پہلی کامیابی ہے۔ اسے جنوبی افریقہ، پاکستان اور آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ نیدرلینڈز کی یہ تیسری شکست ہے۔ ICC ورلڈ کپ میں آج اہم مقابلہ، میزبان بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ دھرم شالہ کے گراؤنڈ پر کھیلے جانے والے میچ میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیمیں اپنے 4 میچز جیت چکی ہیں۔ آج کا میچ جیتنے والی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لے گی۔ اور بھارت کی بدترین میزبانی دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ انتہا پسند بھارتیوں کی بنگلہ دیشی شائقین سے بھی بدتمیزی، ٹائیگرز کے ڈمی کو نقصان پہنچایا اور بنگلہ دیشی مداح مایوسی کے ساتھ گراؤنڈ سے باہر نکل گئے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو اپنے وطن جانے کے لیے دی گئی مہلت میں 9 روز باقی۔ تارکین وطن کے انخلا کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 59,000 سے زائد پناہ گزین وطن واپس جا چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 1 نومبر سے پہلے واپس جاؤ ورنہ جیل کی ہوا کھاؤ۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو وطن واپس جانے کے لیے دی گئی مہلت میں صرف 9 روز باقی رہ گئے۔ تارکین وطن کے انخلا کا سلسلہ جاری۔ مزید 231 خاندانوں کے 3,382 افراد اپنے ملک واپس چلے گئے۔ جانے والے پاکستان کی مہمان نوازی کے معترف گزارے گئے لمحات کو یادگار قرار دیا۔
अब तक 59,561 पनाह गुज़ीन अपने वतन लौट चुके हैं। तारकीन वतन की वापसी हुकूमत और अस्करी क़यादत की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान में एक साल के दौरान 97 अरब रुपए की बिजली चोरी, सूबे को 132 अरब रुपए की बिजली फराहम की गई, वसूली सिर्फ 35 अरब, सिर्फ कोयटा से 20 अरब रुपए जमा हुए। बलूचिस्तान में 97 अरब की बिजली चोरी, बिलिंग का तनासुब और वसूली ना होने के बराबर। बिजली चोरी के बायस बलूचिस्तान को होने वाले नुकसान का तखमीना सामने आ गया। बलूचिस्तान को गुज़िश्ता बरस 132 अरब मालियत की बिजली फराहम की गई, नुकसान का तखमीना 97 अरब रुपए रहा। बलूचिस्तान से 35 अरब रुपए वसूल किए गए, कोयटा से वसूली 20 अरब रुपए रही। लसबेला से सिर्फ 3 करोड़ रुपए वसूल किए गए, जबकि नुकसान 4 करोड़ रुपए रहा। चागी में 70 करोड़ वसूली, जबकि नुकसान 80 करोड़ रहा। मस्तूंग में 8 अरब मालियत की बिजली ज़ाया हुई और सिर्फ 3 अरब रुपए जमा हुए। ज़ोब में 1 अरब की बिजली ज़ाया, जबकि वसूली 5 करोड़ रुपए रही। कोयटा में बिजली के बिल्स की मद में नुकसान 14 अरब से भी तजावुज़ कर गया। चमन, नसीराबाद, मूसा खेल, किला सैफुल्ला, सिब्बी में मजमूई तौर पर नुकसान 13.5 अरब से ज़ायद रहा। वसूली सिर्फ 1 अरब 75 करोड़ रुपए हुई। बलूचिस्तान में एक साल के दौरान 97 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है, सूबे को 132 अरब रुपए की बिजली फराहम की गई थी, जबकि रिकवरी खासी कम हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब। जान अचकज़ई साहब, आप क्या समझते हैं वजह क्या है इसकी, रिकवरी खासी कम रही है? ये कि बलूचिस्तान में जो वापदा है उसकी कैपेसिटी ना होने के बराबर है। वो 8 घंटे पर डे बलूचिस्तान के रूरल एरियाज को बिजली फुल वोल्टेज पे मुहैया नहीं कर सकती, जिसकी वजह से घरेलू अप्लायंसेज और ट्यूबवेल जो है वो जल जाते हैं। तो बहुत से कंज्यूमर्स का एक जेन्युइन डिमांड है कि आप फुल वोल्टेज बिजली नहीं दे सकते, आप एक फेज देते हैं, जिसकी वजह से नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ तक थेफ्ट की बात है, थेफ्ट तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, बिजली चोरी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन ये जो फिगर्स बता रहे हैं ये गलत है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और जब तक बलूचिस्तान का जो मेन इशू है वो लाइन लॉसेज हैं, इन जो आप मौजूदा लाइन है वो इतने पुराने हो चुके हैं कि उसमें से बिजली गुजर ही नहीं सकती। लिहाजा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पहले बिजली की सलाहियत को बढ़ाया जाए। दूसरी बात ये कि मीटरिंग पे चला जाए। अभी तक मीटर्स इंस्टॉल करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। ज़मींदारों ने ओके किए कि आप मीटर लाएं, कंज्यूमर्स चाहते हैं कि मीटर लाएं, तो ये सारे दावे खत्म हो जाएंगे। अब रूरल एरियाज में बिजली आज भी 12 से 18 घंटे तक नहीं है, तो क्या बिल देंगे, मुझे बताएं। वज़ीर इत्तलात और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत जान अचकज़ई हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर बात करेंगे गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को अपने वतन जाने के लिए दी गई नई मोहलत में 9 रोज़ बाकी हैं। तारिकीन वतन के इनखला का सिलसिला जारी है और अब तक 59,000 से ज़ायद पनाह गुज़ीन वापस जा चुके हैं। और इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार बाबर अलाउद्दीन साहब। बाबर साहब, आप क्या समझते हैं अब तक जो 59,000 तारिकीन वतन वापस जा चुके हैं, क्या ये प्रोग्रेस जो है वो सही है? जी, मेरे ख्याल में तो प्रोग्रेस स्लो है, ये इसको सही नहीं कहा जा सकता और ये एक्सपेक्टेड भी था। एक्सपेक्टेड इसलिए था कि फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने रिजॉल्व शो किया है और गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी है कि तमाम गैर कानूनी लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान से अपने मुल्क में वापस चले जाएं। तो अभी भी शायद कुछ लोगों के जहनों में ये अबहाम है कि गवर्नमेंट शायद इससे डेट एक्सटेंड कर दे या किसी किस्म की कोई रियायत गवर्नमेंट अनाउंस कर दे। फिर कुछ मीडिया के लोग भी और कुछ सियासतदान भी अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने मकासद की वजह से इस पूरे डिसीजन को, इस पूरे प्रोसेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रोग्रेस स्लो है। बट मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट पूरी तरह डिटर्मिन्ड है और जब ये डेट बिल्कुल करीब आ जाएगी तो लोगों को एहसास होगा कि इसमें किसी किस्म की रूह रायत अभी नहीं बरती जाएगी और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को पाकिस्तान छोड़ के अपने मुल्क में जाना पड़ेगा। और ये कोई हमारी अनफेयर डिमांड नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में भी ऐसे नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, किसी की तज़हीक नहीं होगी, उनको फैसिलिटेट करेंगे, पूरे तरीके से उनको हेल्प करेंगे ताकि अपने मुल्क में वो जा सकें जी। और इस वक्त लोगों को भी गवर्नमेंट से ताउन करना चाहिए क्योंकि कानून नाफिज अवाम को हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। है
KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। इस्लामाबाद में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने कराची में आइंदा 3 रोज तक गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई करती है। मौसम ने ली अंगड़ाई, मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। सवात में हल्की बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। मिंगोरा समेत दीगर इस्लाम में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में रुई के गाले बरसे, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आजाद कश्मीर में भी सर्द हवाओं ने डेरे डाल लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में हल्की बारिश का इम्कान है। मरी गलियात, रावलपिंडी, एबटाबाद और जहलम में भी रिमझिम मुतवक्के है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इस्लाम में मौसम खुश्क रहेगा। कराची में आइंदा 3 रोज तक गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई की गई है। राकापोशी पहाड़ के दामन में सयाहों ने डेरे जमा लिए हैं। सयाह राकापोशी के खूबसूरत नज़ारों के साथ ग्लेशियर के मंजर से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। वादी नगर में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी है, वादी नगर में, और राकापोशी पहाड़ का दामन है जिसकी बुलंदी 7,788 मीटर है। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पे कुछ मेहमान आए हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बहुत खूबसूरत मंजर है, ठंडी हवा आप देख रहे हैं, आ रहे हैं, ग्लेशियर का व्यू है, बर्फानी चोटी का व्यू है। तो ये जो इलाका है कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ आकर कुछ देर बैठकर बहुत ज़्यादा लुत्फ मिलता है, यहाँ आके सुकून मिलता है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नेचुरल ग्लेशियर, यहाँ पर पिसन ग्लेशियर जिसको कहा जाता है, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर व्यू है। बिलखुसूस ये नगिर, वादी नगिर के पिसन में, यहाँ पर राकापोशी के दामन में हम बैठे हुए हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। हम तो यही कहेंगे कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आए, इस इलाके को देखें, इसकी खूबसूरती से वो लुत्फानंदोज हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इन खूबसूरत इलाकों को देखना चाहिए और यहाँ की खूबसूरती से जो है वो आगे बढ़े और आपको बताएं कि जिला और अगज़ई में सयाहत के फरोग के लिए पाक फौज का बड़ा इकदाम। कलाइया में पाक फौज के तामीर करदा और अगज़ई रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। मुकामी अफराद ने अवामी फलाह के लिए उठाए गए इकदाम पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। बुलंद बाला पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे, ये है जिला और अगज़ई का इलाका कलाइया। सयाहत के फरोग के लिए इलाके में पाक फौज के तामीर करदा और अगज़ई रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने रिजॉर्ट का फीता काटा। कलाइया कोहाट से 2.5 घंटे की मुसाफत पर जन्नत नज़ीर इलाका है। यहाँ सयाहों के लिए बेहतरीन सहूलतों का इंतजाम किया गया है। पैराग्लाइडर्स को बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलतें मुहैया की गई हैं। ये मंसूबा मुकामी अफराद के लिए रोजगार और ज़र मुबादला के नए मौक़े फराहम करने में मुआवन साबित होगा। इलाके के लोगों ने अवामी फलाह के लिए उठाए गए इस इक़दाम पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मकामी होटल में मेगा शो का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की जजेस ने परिंदों का जायजा लेकर बेहतरीन परिंदों के मालिकान को इनामात से नवाजा। तकरीब में मेहमान खुसूसी चेयरमैन कैब खालिद आराई ने इवेंट को खुशाइंद करार दिया। कराची में सजा पहला लव बर्ड मेगा शो। मकामी होटल में सजाई गई परिंदों के हवाले से तकरीब में मुख्तलिफ अक़साम के तोते नुमाइश के लिए पेश किए गए। मुल्की और गैर मुल्की जजेस ने परिंदों की 18 मुख्तलिफ कैटेगरीज में जायजा लिया। परिंदों के मयार और खूबसूरती के बिना पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशंस दी गयी। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन कैब खालिद आराई ने इवेंट को खुशाइंद करार दिया। पहली बार ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने पर मैं जितने भी इसके मुतज़मीन हैं, इनकी बड़ी कोशिश है, इन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक एसोसिएशन का क़याम करने वाले हैं लव बर्ड से, इनकी हौसला अफजाई के लिए एक्सपोर्ट जो इम्पोर्ट जो भी मसाइल है जो इस इंडस्ट्री के, उनको हल करने के लिए ये एसोसिएशन बड़ा नुमाया किरदार अदा करेगी। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमान खुसूसी ने जीतने वाले अफराद में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। कराची में चंद माह के दौरान 12 नौजवान लड़कियों को दफनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। बोल की खबर पर पुलिस हरकत में आ गई। 27 सितंबर को सच्चल से कंबल में लिपटी लाश मिली थी। लड़की के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया था। एडिशनल IG ने मुबैना तौर पर नाकिस तफ्तीश पर SHO सच्चल को मुअत्तल कर दिया। फार्म हाउस में लड़की के कत्ल की तफ्तीश SIU ने शुरू की थी और इस हवाले से 4 गिरफ्तारियां भी की गई थीं। आपको आगाह कर रहे हैं, कराची में चंद माह के दौरान 12 नौजवान लड़कियों को दफनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। बोल की खबर पर पुलिस हरकत में आ गई है। 27 सितंबर को सच्चल से कंबल में लिपटी लाश मिली थी। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, ये बोल न्यूज़ पे खबर नशर होने के बाद एडिशनल आईजी कराची ने एक्शन लेते हुए एसएचओ सच्चल हैं नूर शेख इनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया है। उनका कहना ये है कि जिस रोज़ ये डेड बॉडी मिली थी उन्होंने एफआईआर काटने में कोई गफलत का मुजाहरा किया है, ऐसा बताना है एसएचओ सच्चल का, जिसके ऊपर इन्हें मुअत्तल किया गया है। जबकि एसएसपी एसआईयू का कहना है कि इस बारे में तहकीकात कर रहे हैं कि ये लड़कियाँ कौन थी और कहाँ से ये कराची लाई गई थी, इस बारे में भी तहकीकात की जा रही है। जबकि 27 सितंबर को जो होने वाला वाक़या था जिसमें कमर में लिपटी हुई लड़की की लाश मिली थी उसकी शनाख्त ताहल नहीं हो सकी है। जबकि इस वाक़े में मुलविस 4 मुल्ज़िमान खातून समेत 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है, जिनका मुकदमा भी दर्ज है और साथ ही इनसे जो है वो मज़ीद तहकीकात की जा रही है। साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फार्म हाउसेस के खिलाफ भी जो है वो घेरा तंग किए जाने के जो है वो पुलिस को पुलिस की जानिब से मज़ीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया खुर्रम, आपने आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं कि एलोन मस्क का एक्स के 2 नए सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम्स मुतारिफ कराने का ऐलान, जबकि व्हाट्सएप ने सारिफिन के लिए एक और नए दिलचस्प फीचर का ऐलान कर दिया। सारिफिन से माहाना $8 फीस वसूली। एक्स में सारिफिन के लिए आसानियां पैदा कर दी गयी। एलोन मस्क ने 2 नए सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम्स मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। एलोन मस्क ने बताया कि एक प्रोग्राम की कीमत मौजूदा प्रोग्राम से कम होगी, जिसमें तमाम फीचर्स शामिल होंगे। ताहम इश्तिहारात में कमी नहीं होगी, जबकि दूसरा महंगा होगा लेकिन उसमें इश्तिहारात नहीं होंगे। दूसरी, व्हाट्सएप ने अपने सारिफिन के लिए एक दिलचस्प नए फीचर का ऐलान कर दिया। व्हाट्सएप की जानिब से बताया गया है कि आने वाला नया फीचर सारिफिन को एक साथ 2 अकाउंट्स को बआसानी मैनेज करने के काबिल बनाएगा। तवाज़ुन का कमाल मुजाहिरा, शहरी ने सर पर दर्जनों गिलास रखकर डांस किया, देखने वाले दंग रह गए। रुख करेंगे हैदराबाद का और आपको खबर देंगे कि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में 5 अरब 20 करोड़ रुपए की रिकवरी के साथ महकमे में काली भेड़ों के खिलाफ भी सख्त महकमा जाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से, जो इस वक्त हेस्को चीफ मुजफ्फर अब्बासी के साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा क्या कहना है हेस्को चीफ का? बिल्कुल, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से इस वक्त सिंध में ऑपरेशन जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और अब तक तकरीबन 5 अरब 20 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है नादहिंदगान से और तकरीबन 50 से ज़ायद बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। हेस्को चीफ मुजफ्फर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। मुजफ्फर साहब, क्या ऑपरेशन चल रहा है और कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं? इस वक्त जो पिछले माह की 7 तारीख से जो वज़ीर आज़म और मिनिस्ट्री पावर डिवीज़न के अहकामात के तहत जो तमाम डिस्कोज़ में जो चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, उस की जो आपने फ़िगर्स दिए हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं कि हम लोग तकरीबन 5 अरब प्लस जो एक्टिव कंज्यूमर्स हैं उनसे अपने बकाया जात वसूल कर चुके हैं और 9 करोड़ रुपए हम उन कंज्यूमर्स से अपने बकाया जात वसूल कर चुके हैं जो परमानेंट डिसकनेक्टेड कंज्यूमर्स थे। जी हेस्को चीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। सिंध में अब तक तकरीबन 2000 ट्रांसफार्मर्स की बिजली को डिस्कनेक्ट किया गया है। 5 अरब के बकाया जात सिर्फ उन 2000 ट्रांसफार्मर्स पर बताए जा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।